Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Pharmacist. And today our topic is regression and correlation. Regression and correlation को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. Regression हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इस लेक्चर में हम correlation के बारे में डिस्कस करेंगे. Correlation आपको वर्ड से समझ आ रही है. Co मीन्स दो और relation कोई ना कोई रिलेशनशिप हम यहाँ पढ़ेंगे. ओके, सो कोरिलेशन शो कर रहा है कि हम यहाँ पर किसी न किसी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ेंगे. अब वो दो चीज़ें क्या है पहले वो समझें. हम ये देखते हैं जी कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. अब दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप देखना है. एक वेरिएबल होगा हमारे पास x, एक होगा हमारे पास y, ठीक है. इन दोनों के दरमियान हमने अपना रिलेशनशिप देखना है. ओके, तो दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. इन दोनों के दरमियान हमने कोरिलेशन देखना है और रिग्रेशन भी देखना है. कोरिलेशन में क्या होता है, हम कोरिलेशन में देखते हैं क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है कि नहीं. कोई रिलेशनशिप है, अगर है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है. हमने कोरिलेशन में ये देखना होता है. और रिग्रेशन में हम देखते हैं कि x की y के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है, कि डिपेंडेंट कौन किस पे है और क्या है, ठीक है. इस पर हम जो है ना, इसमें हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है. रिलेशन उनका पॉजिटिव है, रिलेशन उनका नेगेटिव है, या फिर ज़ीरो रिलेशन के दरमियान रिलेशन ही कोई नहीं है. दोनों डिपेंडेंट हैं, कोई मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं दोनों के दरमियान. और रिग्रेशन में हम देखते हैं कि डिपेंडेंसी के डिपेंडेंट, ठीक है. एक को हम डिपेंडेंट कर देते हैं, एक को हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं. फॉर कुछ क्वेश्चंस में हम इसको डिपेंडेंट कर देंगे, इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे. कुछ में हम इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे, इसको डिपेंडेंट कर देंगे, ठीक है. तो ये डिपेंडेंसी हम रिग्रेशन में देखते हैं. अब कोरिलेशन, अब हमारे पास हमने रिलेशनशिप देखना है, ठीक है. इधर हमने डिपेंडेंसी देखनी है. इन दोनों को फाइंड करने कोई ना कोई न्यूमेरिक टर्म होगी, कोई ना कोई फार्मूला होगा जिस तरीके से हमने ये बातें फाइंड करनी है. तो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम एक कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, ठीक है. और वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अगर लिखा हो ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर लिखा हो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इट्स मीन ये न्यूमेरिक टर्म है, न्यूमेरिक वे है, न्यूमेरिक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कोरिलेशन और रिग्रेशन रिस्पेक्टिवली फाइंड करते हैं. कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं कोफिशिएंट, ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स कोरिलेशन फाइंड करने का कोफिशिएंट वो होता है स्मॉल आर. अब ये स्मॉल आर, इसी स्मॉल आर का फॉर्मूला होगा, इसी स्मॉल आर का सारा चक्कर होगा जो हमने हल करना. इसी स्मॉल आर में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है. जब स्मॉल आर का आंसर आएगा तो हमारे पास कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा. और रिग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन. अब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इस पूरे टर्म का मतलब है कि कोफिशिएंट वो मतलब कि सिंबल या वो कोई है जिसके ज़रिए हम रिग्रेशन फाइंड करेंगे, कितनी डिपेंडेंसी है, कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, अप टू सो ऑन. तो वो कोफिशिएंट जो है ना वो होता है स्मॉल बी, ठीक है. इसका होता है स्मॉल आर, इसका होता है स्मॉल बी. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ये मेजर डिफरेंस है रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंदर. इस वीडियो में हम कोरिलेशन की फॉर्मूलाज को देखेंगे और कोरिलेशन के रिजल्ट्स वगैरह को देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम रिग्रेशन को देखेंगे. ओके जी, अब कोरिलेशन हम स्टार्ट करते हैं. कोरिलेशन क्या होता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y होंगे. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, द न्यूमेरिक मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इज डिनोटेड बाय r. तो r कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो न्यूमेरिक टर्म है जिसके जरिए हम फाइंड करते हैं. अब ये सारे फॉर्मूलाज r फाइंड करने के हैं. ये सारे फॉर्मूला अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सारे r फाइंड करने के हैं. ये सारे आपने याद करने और ये सारे ही यूज़ होते हैं, इसमें चॉइस नहीं है. ये आपने सारे 1 2 3 4 5 फार्मूलाज है, 5 के 5 आपने याद करने हैं. अब इसको याद करने का एक तरीकाकार है. जब मैंने ये पढ़ा था और जब मैं इसको याद कर रही तो मैंने फिर एक स्टोरी के थ्रू ये सारे फार्मूलाज याद किए. वो स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ, अगर आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप
अपने तरीके से समझ लेना। स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, हमने उनकी सारी लाइफ की स्टोरियाँ देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है, इस फॉर्मूला में आर इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे है कि x माइनस एक्स मीन y माइनस वाई मीन ये दोनों दोस्त हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड क्यों? क्योंकि एक ही समीशन के अंडर आ रहे हैं, समीशन एक है और दोनों एक साथ है, तो ये अच्छे दोस्त हैं स्कूल लेवल में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये यूनिवर्सिटी में आती है, नीचे यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं इनकी पावर बढ़ जाती है, इनमें ईगो आ जाती है। पावर का मतलब जहाँ भी आया ना, तो पावर का मतलब है ईगो, ठीक है। ऊपर 1 थी पावर, नीचे 2 हो गई है, इट्स मीन दोनों की ईगो भर गई है। ओके सो अब इनकी इधर ईगो इशू आ गई है, इनके स्क्वायर भर गया, तो ये एक्स माइनस एक्स मीन का होस्ट इसने भी अपना समीशन अलग कर लिया है और वाई ने भी अपना समीशन अलग कर लिया है। एक स्टोरी ये होगी। अगली में ये है कि हमारे पास दोबारा से एक्स एंड वाई बेस्ट फ्रेंड्स है। क्यों बेस्ट फ्रेंड्स है? क्योंकि वो एक ही समीशन के अंदर आ रहे हैं। समीशन एक्स वाई मीन्स दे आर बेस्ट फ्रेंड। उनके साथ एक एन भी होता है। एन उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं क्योंकि वो समीशन से बाहर, तो वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो चने साथ दोस्त है। अब क्या हुआ, जब एन कहीं चला गया, ठीक है, तो एन की एब्सेंस में एक्स और वाई ने लड़ाई कर ली। समीशन एक्स एंड समीशन वाई, समीशन इन्होंने अलहदा कर ली है, इट्स मीन इन दोनों की लड़ाई हो गई है। लड़ाई होगी, अब एन दोबारा वापस आ गया, ठीक है। एन कहीं गया हुआ था छुट्टियों पे, अब वो वापस आ गया। वापस आकर उसने देखा कि एक्स का भी ईगो इशू बन गया और वाई का भी ईगो इशू बन गया। तो एन पहले गया एक्स के पास, समीशन एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ईगो वाला एक्स, ठीक है। एन उसके पास गया, उसको समझाया कि नहीं ऐसे है वैसे है, जो भी बातें माइनस, फिर एन की बातों की वजह से जो एक्स की ईगो थी वो खत्म होगी। ईगो खत्म हो गई है तो स्क्वायर बाहर चला गया ना। पहले स्क्वायर उसके ऊपर था, ईगो उसके ऊपर सवार हुई थी। एन ने उसकी बातें सुनाई और वो ईगो एक्स ये स्क्वायर बाहर चला गया, ईगो बाहर चली गई और समीशन एक्स नॉर्मल हो गया। फिर एन वाई के पास गया, ईगो वाले वाई के पास, समीशन वाई का स्क्वायर, ईगो वाले वाई के पास समझाया नहीं ऐसे है वैसे, छोड़ दो ये वो करके, माइनस, फिर एन की वजह से वाई की भी ईगो खत्म होगी, वाई की ईगो भी बाहर चली गई। ये बात समझ आए। एक स्टोरी ये होगी। अगली स्टोरी ये है कि हमारे पास दोबारा से एक्स और वाई अच्छे दोस्त हैं, समीशन एक्स एंड वाई। इस वाली स्टोरी में एन का पॉजिटिव रोल था कि वो एक अच्छा दोस्त होने का किरदार अदा कर रहा था, इसमें वो नेगेटिव किरदार अदा करेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि समीशन एक्स वाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही समीशन के अंडर आ रहे हैं, माइनस एन की वजह से एक्स भी मीन हो गया और वाई भी मीन हो गया। मीन से अब हम अगर नॉर्मल बोलते हैं तुम बहुत मीन हो, इसमें तुम बहुत रूड हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बातें की यहाँ वहाँ, ठीक है, तो एक्स भी मीन हो गया। ओके सो यहाँ पर एन की वजह से वो दोनों मीन हो गए हैं, लेकिन एट द एंड उनकी लड़ाई आपस में ये वो रूड हो गए क्योंकि एक दूसरे के बारे में उस एन ने गलत बातें बताई थी इन्हें, लेकिन एट लास्ट वो इकट्ठे तो हो गए, लेकिन अब उनका थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं, ठीक है। वो मतलब कि जिस तरह पहले देखें एक्स वाई बिल्कुल एक साथ, यहाँ भी एक्स वाई बिल्कुल एक साथ होते थे, लेकिन अब वो एक साथ तो है लेकिन थोड़ा सा उनमें ना फ़र्क आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जो लिखा होता है एक्स, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और एस वाई लिखा हो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये इकट्ठे तो हो गए, एन भी साथ आया हुआ है, लेकिन इनका थोड़ा सा ना फर्क आ गया, चटी बडीज नहीं रहे जिस तरह ये पहले थे। देन हमारे पास क्या हुआ कि एक्स और वाई एक दूसरे के साथ शुरू से हैं, इधर भी इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो अब उन्होंने कर ली है शादी उन्होंने कर ली है कि अब ये पूरी टर्म बन गई है, ठीक है। पहले था एस एक्स एस वाई डिफरेंट था, मतलब कि वो अलग था, अब वो बिल्कुल एक साथ हो गए हैं। एस एक्स वाई का मतलब होता है कोवेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस, को से मिलाद है बिल्कुल एक साथ और वेरियंस लफ्ज उनके साथ आता है, इसको कहते हैं कोवेरियंस एक्स वाई। यहाँ पे एस एक्स वाई शादी हो गई, ये बिल्कुल एक साथ हो गए हैं, और अब वो जब घर में होते हैं तो वो एक साथ होते हैं, यूनाइट होते हैं, और जब उन्होंने बाहर जाना होता है, अपनी जॉब्स के ऊपर जाना होता है, तो एक्स की अलग आइडेंटिटी बन जाती है और वाई की अलग आइडेंटिटी बन जाती है, शनाख्त बन जाती है। एस जो एक्स है वो कहीं और जॉब करने जाता है, वाई कहीं और जॉब करने जाती है, तो एस एक्स डॉट एस वाई घर में एक साथ और बाहर आके डिफरेंट जॉब्स करने जाते हैं वो, ठीक है। ये थी सारी स्टोरी सारी स्टोरी एक्स एंड वाई की। स्कूल लेवल पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह इकट्ठे हो रही हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आई और आखिर में फिर उनकी ये एंडिंग हो गई है। ये फॉर्मूला आपने एज इट इज़ याद रखना है। अब आप ये देख सकते हैं कि R इज इक्वल टू बी डॉट एस वाई ओवर एस एक्स। यहाँ पे बी जो मैंने बताया आपको, बी हमारे पास होता है
कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। बी जहाँ भी अगर नजर आए रिग्रेशन कोरिलेशन की टर्म्स में तो वो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, जहाँ भी आर नजर आए वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो एक आर का फॉर्मूला ये भी है कि वो अपने अंदर बी को अकोमोडेट कर रहा है। आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। गॉट इट। ये सारे फार्मूलाज हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। मैंने बताया कि रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। पॉजिटिव में क्या होगा, व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो एक साथ या तो इंक्रीज हो रहे हैं एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो हो जाती है पॉजिटिव। जैसे लेबर है, लेबर ज़्यादा होंगे, मतलब मज़दूर, अगर हम कोई इमारत बना रहे हैं और मज़दूर ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, मज़दूर कम होंगे तो प्रोडक्शन स्पीड भी कम होगी। ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी चीज़ कम हो जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो लोग खरीदना कम कर देंगे। और अगर प्राइस आप कम कर दोगे, सेल लगा दोगे, तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। और नो कोरिलेशन है कि व्हेन टू वेरिएबल्स हैव नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप उनके दरमियान नहीं है। दैट इज द हेड साइजेस एंड IQs ऑफ पर्सन, जिसका सर बड़ा है उसका IQ भी ज़्यादा है। इट्स मेक नो सेंस, इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नो कोरिलेशन कैटेगरी में आएंगे। इंटरप्रिटेशन। अब हमारे पास ये होता है कि बाद सवाल में बोला जाता है कि आप इसको हल कर और आखिर में रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करें। रिजल्ट ही बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो भी करनी होती है, वो मस्ट है। वो क्या होती है, आपने लिखना होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या फिर नो कोरिलेशन। अपने आंसर को देख के आपने जज करना होता है आपका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो अगर आपके पास, और हाँ, जो आर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका जो आंसर हमेशा पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 तक आ सकता है। पॉजिटिव 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता और नेगेटिव 1 से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पॉजिटिव 1 आंसर आ गया तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव 1 आ गया तो नेगेटिव कोरिलेशन, 0 आ गया तो नो कोरिलेशन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पढ़ लेते हैं कि आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आर एक्स के लिए भी सेम है, वाई के लिए भी सेम है। वाई ऑन एक्स हो या एक्स ऑन वाई, आर दोनों को सेम है। ये जो वाई ऑन एक्स और एक्स एंड वाई में कह रही है, हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। आर लाइज बिटवीन -1 to +1, -1 से लेके +1 तक उसकी वैल्यू आ सकती है, उससे बड़ी या छोटी नहीं आ सकती। आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। वो कह रहे हैं कि आर जो है ना, वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट दो तरह के होते भी हैं, लेकिन एक होता है वाई ऑन एक्स, एक होता है एक्स ऑन वाई। तो आर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है एक्स, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का, ये भी एक आर का फॉर्मूला है। ये हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन से मिलाते हैं प्लस माइनस, स्केल से मिलाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप बेशक प्लस माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें, आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, वो सेम ही रहती है। उस पर कोई प्लस माइनस नेगेटिव और मल्टीप्ली कोई उसको फर्क, उस पर कोई भी असर नहीं देती। आर डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि जिस यूनिट आप मेजर कर रहे हैं आर उस पर डिपेंड नहीं है, आर की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज है जो कि क्वेश्चन जो कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में वो आ सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी मतलब कि बाउंड्री रेंज किया है, और एक ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अक्सर क्वेश्चन भी आता है जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बल्कि दो देख लेते हैं, कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। तो हमें एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमने क्या करना है कि हमें जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला कहानियाँ सुनाई हैं, उनमें से आप कोई भी एक फॉर्मूला उठा लें, उसको यहाँ लिखें, जो जो वैल्यू उसके अंदर है उसके कॉलम्स बनाते जाएं, उसके आंसर्स लेकर आएँ, वैल्यूज इधर पुट करें, और आखिर में आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इधर मेरा आंसर है -1। इट्स मीन जो एक्स एंड वाई है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इंटरप्रेटेड कर दिया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इन दोनों का आंसर नेगेटिव आया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमने कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट देखना है, ये बात जीरो है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एक ही बात है कि आपने यहाँ पे आर फाइंड करना है, कंप्यूट फाइंड करना है, और इंटरप्रेट जब लिखो इसका मतलब है कि हमने उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर कोई कोरिलेशन नहीं है। ये भी एक, इसके भी मार्क्स हैं। अक्सर बच्चे ये पॉइंट छोड़ देते हैं, ये पॉइंट हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। वही बात है, आपको दो कॉलम्स दे दिए, एक एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया है। आपने ऐसे ही यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद का एक आप लिख लें,
फार्मूला जो आपको ईजी लगता है वो लिखें, उसमें वैल्यूज़ ढूंढें। पहले एक्स वाई है, फिर समीशन एक्स वाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाएं, इसका समीशन ले लें, समीशन एक्स 30 यहाँ लिखें, समीशन एक्स एक्स का स्क्वायर लें, फिर उसका समीशन ले लें, वाई का स्क्वायर लें, उसका समीशन लेके आप इसको हल कर दें। सेम वही यहाँ पर आपने करना है। इसके आंसर्स क्वेश्चंस बहुत इजी इसी तरह के आते हैं। आखिर बस आपने इंटरप्रेट कर देना कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है। गॉट इट। अब जो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पास सारे फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, ये वाले आर वाले, ये मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिग्रेशन के टॉपिक में कि किस तरह ये सारे मैं आपको ये सारे याद करना क्यों ज़रूरी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जी, कोरिलेशन का छोटा सा टॉपिक था। ये हमारा टॉपिक था कोरिलेशन का, छोटा सा हमारा ये टॉपिक था। आई होप सबको समझ आ गई होगी। सिर्फ पॉइंट किया कि आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं और क्वेश्चन इसके इजी से आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करें एंड फिर अल्लाह हाफिज़।